हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। चलिए, गुड मॉर्निंग। आज है आपकी 11 अप्रैल, ठीक है। 11 अप्रैल है जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। और इस तैयारी का मेन उद्देश्य होता है कि पूरे भारत में जितना भी आपका सिलेबस है एजुकेशन से संबंधित, उन सभी को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। कवर करते हैं तो आप सभी को एक बिग न्यूज, बड़ी खबर आपको मिल चुकी होगी कि नेट एनटीए वालों ने डेट अनाउंस कर दिया है। एनटीए वाले ने जो है नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होगा, नेट जेआरएफ के एग्जाम की उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है, ठीक है। नेट नेट जेआरएफ का डेट अनाउंस कर दिया और वो डेट है क्या? वो डेट है आपकी जून की, ठीक है। उन्होंने बताया कि जून के फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों के बीच वो सेकंड वीक। कोई भी हफ्ते किसी भी वीक में एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। मे भी आपको मई मई के 15 मई के बाद डेट भी अनाउंस आपको मिल जाएंगी। हाँ बोले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं, अब हम लोगों को एक स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ेगी। आप लोग तो यहाँ पर जो आपके पूरा सिलेबस है, सिलेबस इवन आपका 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा ना, 1 से 1.5 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अभी घर में मेरे शादी पड़ रही है तो उसमें भी टाइम निकाल के हम जरूर एक दिन क्लास जरूर लेंगे। मतलब डेली क्लास आपकी चलने वाली है, बस ये आप मान के चलो। लेकिन हाँ, एग्जाम के साथ साथ आपको बता दें क्वेश्चन पेपर भी आपको लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या करना है? क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन पेपर भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो लगाकर, ठीक है। अब 2 सेकंड आए हम। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही? चलो। जी सर, आ हाँ, रही है। तो यहाँ से अब आपके सामने टोटल अगर आज देखो, और आज क्या आ तारीख? रही है बस। आज आपकी 11 तारीख है। 20 दिन इधर से बचे हैं, 30 दिन उधर। 20 30 आपके 40 41 दिन में है। 41 डेज में आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है। आप जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ना बाकी है, तो उन सबको हम बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं झेलनी है। और प्लस सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम लोगों को क्वेश्चन पेपर को टच करके जरूर चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को जो हम टच कर लेंगे तो टच करने से हम लोग को चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो हम भी अभी जो है कब तक 22 तक हम बिजी रहेंगे, 22 से 23 तक, ठीक है। 23 के बाद हम भी फ्री होंगे, लेकिन उसके बीच आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। आप उसके बीच जो आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, उस क्लासेस में आपको सब चीजें कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, ठीक। तो ये चीजें हम जरूर करेंगे। और सबसे पहले इसीलिए आज हमने क्या किया कि सब्जेक्ट का जो यूनिट सेकंड है, सेकंड के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों को लेके चलेंगे। जिसमें आज हम लोग यूनिट कॉस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिट कॉस्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर आते हैं, ठीक। यूनिट कॉस्ट होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे हम लोग कि यूनिट कॉस्ट क्या होता है। कि इकाई लागत जिसको बोलते हैं, यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है इकाई लागत, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि यूनिट कॉस्ट का तो क्या है कि शिक्षा की इकाई लागत का अर्थ क्या है, या यूनिट कॉस्ट का अर्थ क्या है। इसमें कहते हैं कि प्रति इकाई मतलब प्रति यूनिट, मतलब यूनिट कॉस्ट का मतलब तो आप समझ लेंगे कि प्रति मतलब किसी एक पर खर्चा, प्रत्येक पर खर्चा जो किया जाता है उसके बारे में ये बात करते हैं। अब प्रत्येक के बारे में कैसे कहते हैं कि प्रति छात्र के प्रति, प्रति स्नातक जो यूजी कर रहा हो या जो आपका पीजी कर रहा हो, जितने भी पाठ्यक्रम चलते हैं उन सभी पाठ्यक्रमों को अलग अलग इन्होंने कनेक्ट करने की बात करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, आप इसका फॉर्मूला होता है यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन,
ठीक है, यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का टोटल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन जानते ऐसे ही पूछे थे कि यूनिट कॉस्ट जो है किससे मिलकर बना है। अब यूनिट कॉस्ट को अनेक नामों से जानते हैं। यूनिट कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कॉस्ट को टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कुल व्यय कहते हैं, जिसको इसको बोलते हैं इकाई लागत। ठीक है, इकाई लागत बोलते हैं। फिर होता है कुल व्यय होता है, इसी को कुल व्यय भी कहते हैं। सर सी चल रहा है, यूनिट 2 का सी चल रहा है। हाँ, सी चल, ए बी खत्म, हाँ ए बी खत्म हो गया, सी चल रहा है, सी भी आज से कल खत्म हो जाएगा, डी भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट कॉस्ट होता है। यूनिट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट कॉस्ट को, ये आपका यूनिट कॉस्ट ऑफ हुआ, यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इसी को टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं कुल व्यय होता है। और इसको किस नाम से जानते हैं, और इसको कॉस्ट पर लर्नर्स भी जानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर, कॉस्ट पर लर्नर, प्रति छात्र पर जो खर्च होता है। तो ये सब चीजें को पूरा का पूरा आप लोग किसको दिखाती हैं, ये आपको इकाई लागत दिखाती है यहाँ पर। क्लियर है, इस इकाई लागत में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट बेनिफिट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को दो चीजें पढ़नी है, वो दो चीजें बहुत ध्यान से केयरफुली देखना है, यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। इसको साफ करते हैं, यहाँ ऊपर से ले, तो दोनों को कॉम्पिटिटिव में पढ़ लेंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा आपको ना, समझ में जल्दी आ जाएगा। चलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले ये हम लोग सेक्शन सी है, क्या हो गया, यूनिट 2 का सेक्शन सी है ना। हाँ, ये सीबीटी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे सीईए पढ़ेंगे हम लोग। ये शॉर्ट में नाम याद रखना है, सीबीए, ये भी तो ए ही तो होगा, ये सीबीए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, हाँ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एनालिसिस। ठीक, एग्जाम में ये हमेशा आता है, ये ऐसा नहीं कि इससे ना पूछे, जरूर पूछा जाएगा इससे। क्लियर है, तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, या एक प्रकार का क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है लागत लाभ विश्लेषण। हिंदी में क्या कहते हैं, लागत लाभ विश्लेषण। लागत लाभ विश्लेषण की बात करते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या बोलते हैं, लागत प्रभावशीलता विश्लेषण, या लागत प्रभावी विश्लेषण, लागत प्रभाव विश्लेषण। अब इन दोनों को बहुत आराम से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों होते क्या है। आपको हिंदी में, इंग्लिश में समझ में अभी आ रहा होगा, और इंग्लिश में भी। यहाँ पे बेनिफिट कह रहा है, और उस बेनिफिट का प्रभाव क्या पड़ता है ये बताने के प्रयास कर रहा है। तो कहता है कि ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फाइंड क्वांटिफायर्स, क्या कह रहा है, क्वांटिफायर्स एंड एड्स ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स। मतलब लागत लाभ विश्लेषण जो होता है वह सभी सकारात्मक कारकों को पास में रखता है, फाइंड करता है कि क्या क्या चीजें हैं जो हम इसमें लगाएं उससे हमें फायदा मिले, और उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव वे में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें पॉजिटिव फैक्टर इसमें मिलते हैं हम लोग को। फिर इसमें कहता है कि ये जब पॉजिटिव फैक्टर को जोड़ता है तो यह सभी मतलब लागतों की पहचान करता है कि कौन सी चीजें हमें जो है ज्यादा यूजफुल होंगी, किस चीजों, किन किन चीजों को हम ले जिससे हमें फायदा हो आने वाले भविष्य में। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट जब एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें सब चीजों का हम इसमें मात्रात्मक रूप में होता है, याद रखिएगा। इसमें कहता है क्वांटिफायर, कहता है कि ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फाइंड
quantifies and adds all positive factors, ये तो फिर कहते हैं कि these are the benefits, it then identifies, quantifies and subtract of the all negative the costs। मतलब क्या कहता है, कहता है कि इसमें जो लागत लाभ विश्लेषण जो होता है उसमें यह पता किया जाता है कि मात्रा क्या होनी चाहिए, सभी सकारात्मक, सभी जो है पॉजिटिव आपके फैक्टर हैं कि नहीं जुड़े हैं क्या, तो उनकी पहचान करना और कितनी मात्रा में किसको लेना है, और सभी नकारात्मक चीजों को और लागत जो घटाती है उनको हटाना है सबसे पहले। ठीक है, तो इन्होंने कुछ स्टेप्स आपको दिए हैं, वो स्टेप किसी को पता है, बताओ जो एग्जाम में आता है, सविता जी। जी सर स्टेप दिए, स्टेप ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सबसे पहले स्पेसिफाई क्लियरिफाई, मतलब सबसे पहले उसको क्लियर करेंगे उस प्रोजेक्ट को, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर एस्टिमेट सोशल कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ द इनपुट आउटपुट, मतलब लगने वाला और निकलने वाला जो प्रॉफिट है उसको देखेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे लास्ट में कि हमको कितना बेनिफिट तो हुआ सबसे है। पहले स्पेसिफाई करेंगे ना, हाँ स्पेसिफाई करेंगे। हाँ सबसे पहले स्पेसिफाई क्या है, क्वांटिटेटिवली, क्लियरली द प्रोजेक्ट। हाँ जी सर। स्पेसिफाई, स्पेसिफाई द, क्लियरली प्रोजेक्ट इन हाँ क्वांटिफाई। क्वांटिटेटिवली, ठीक, क्वांटिटेटिवली द इनपुट, नहीं, ये सेकंड वाले में करेंगे, क्वांटिटेटिवली इनपुट और आउटपुट। नहीं पहले स्टेप में क्या जाएगा, पहले क्लियरिटी आएगी, सॉरी सॉरी, पहले हाँ पहले पहले में पहले करेंगे आपका स्पेसिफाई आएगी स्पेसिफाई क्लियरली, ठीक है, क्या आएगा क्लियरली, प्रोजेक्ट। हाँ क्लियरली, फिर इसका क्या, क्लियरली द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट। ठीक, द प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम, या प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम। जी सर। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास क्या प्रोजेक्ट है या क्या प्रोग्राम, मतलब कि स्पष्ट रूप से अपनी परियोजना या कार्यक्रम को निर्दिष्ट करेंगे हम लोग, सबसे पहला पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, दूसरे पॉइंट में जो अभी बोला था हमने, क्या बोला था, डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली। डिस्क्राइब, ये एग्जाम में आएगा इसलिए इसको बहुत लिख लीजिएगा ना। हाँ सर, ये PY क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, क्वांटिटेटिवली द इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, प्रोग्राम या इनपुट एंड आउटपुट होगा ना, इनपुट एंड आउटपुट, जी आप सब इनपुट प्रोग्राम एंड या प्रोजेक्ट। आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, ऑफ द प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, जी सर। ठीक, प्रोग्राम की बात आ गई। फिर इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, जब ये दो पॉइंट्स हो गए कि सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को हम लेंगे, सिलेक्ट करेंगे इन द सेंस, दूसरे में लेने के बाद उसके इनपुट और आउटपुट, मतलब उसमें लगाने के बाद हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये दो चीजें हम लोग को जान गए कि हम लोग कोई भी तैयारी करते हैं, मान लो हमने देखा कि हम वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वनडे एग्जाम में हम क्या क्या चीजें लगाएं, उसका क्या बेनिफिट कितने समय बाद मिलेगा, ये सब चीजें देखते हैं। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट जब बनाते हैं, तीसरे पॉइंट में देखते हैं एस्टीमेट, क्या कहते हैं, एस्टीमेट द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट दीज इनपुट एंड आउटपुट्स, मतलब कि एस्टीमेट, ये आप जो है कॉमन हो जाएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे अब थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, एस्टीमेट निकाल रहे हैं, एस्टिमेट सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट, एस्टीमेट सोशल कॉस्ट, ठीक है, एस्टीमेट सोशल कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट देखेंगे ना दोनों की, कॉस्ट एंड बेनिफिट, मतलब कुल मिला के आप दे सकते हैं कि पहले पॉइंट में स्पेसिफाई क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है, दूसरे में डिस्क्राइब आपका आएगा,
ठीक है। डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली आएगा, मात्रात्मक रूप में आएगा। फिर आपका एस्टीमेट आ जाएगा ये तीसरे पॉइंट में। ठीक, ये 3 पॉइंट की पॉइंट पूरा नहीं याद रखना है हम लोग को, ये याद रखना है, इससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि पहले में हम लोग क्लियर करेंगे कि हमारे पास कार्यक्रम क्या है, प्रोग्राम क्या है। दूसरे में देखेंगे कि हम इसमें जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे मात्रात्मक रूप में कि हमें कितनी मात्रा में क्या क्या चीजें मिलानी है, किन किन चीजों को नहीं मिलानी है आपको। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरे पॉइंट में एक इसका एस्टीमेट कहते हैं, खाका तैयार कर लेना। तो एक खाका हम इसका तैयार कर लेंगे, एस्टीमेट, जिसमें इसमें जो है सोशल कॉस्ट की सामाजिक लागत क्या होगी उसका अनुमान लगाएंगे। ठीक है, ये होगा। फिर आपका चौथा पॉइंट क्या होता है, चौथे पॉइंट में आपका आता है कि कंपेयर द दीज बेनिफिट एंड कॉस्ट। क्या करेंगे, कंपेयर दीज बेनिफिट एंड कॉस्ट। ठीक है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये इसमें इतनी चीजें हम लोगों को बताता है। क्लियर है। तो सबसे पहले ये क्वांटिटेटिव होता है, एग्जाम में कभी आ सकता है कि इन दोनों में क्वांटिटेटिव कौन होगा, तो क्वांटिटेटिव आपका बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। अब बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की। तो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जब बात करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में क्या आएगा आपका, बताओ। इसमें ये भी क्वांटिटेटिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बताओ क्या होता है। ये भी क्वांटिटेटिव होता है, और हम ये देखते हैं कि जो हमने लगाया उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका रेशियो निकालते हैं। ये क्वांटिटेटिव नहीं होगा, ये आप ध्यान रखो, अगर इसको क्वांटिटेटिव बोलता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही होगा। हाँ सर, नहीं ये दोनों होगा, दोनों होगा, यही बात है क्वांटिटेटिव कि ये जो है प्लस दोनों रूपों में होगा आपका। क्लियर है। जी जी सर। देख रहे हो और भी चीजें ना, टाइप्स ऑफ। चलो इसको देख लेते हैं। अब ये सबसे पहले कंपेयर करके हम देख रहे थे, इसको भी देख लेते हैं। अब बात आती कि यहाँ पर हमने लागत लाभ विश्लेषण कि मतलब जो पैसा हमें लगाना है उसका हमने खाका तैयार कर लिया कि सबसे पहले प्रोजेक्ट को देखा कि किस पर इन्वेस्ट करना है, फिर दूसरा कह रहा है कि कितनी मात्रा में इन्वेस्ट करना है, फिर तीसरे पॉइंट में कहता है कि चलो कितनी मात्रा में इन्वेस्ट करना है ये भी पता चल गया, प्रोग्राम में आउटपुट इनपुट क्या मिलेगा। अब कहा कि ये बताओ खर्चा करने का मिलेगा कितना, कितना मिलेगा। तो मिलने की बात कहते हैं कि सामाजिक रूप में उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कि उसमें लागत का जो है कुछ ना कुछ विश्लेषण करेंगे तो उसमें उसका लाभ क्या मिलेगा, जो लगाएंगे लगाने का लाभ क्या मिलेगा सामाजिक रूप से, तो वो देखते हैं। फिर कहते हैं कंपेयर करते हैं, कंपेयर भी करना है किसमें, कॉस्ट में और बेनिफिट, मतलब कि यहाँ पर लागत और लाभ में दोनों में डिफरेंस निकालना होता है कि हमने 100 रुपए लगाया है तो हमें कितना फायदा हो रहा है, 200 मिल रहा है, 250 मिल रहा है, 150 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये है। जब एजुकेशन में आते हैं, एजुकेशन में उसके प्रभाव पद पर देखते हैं कि हम बीए करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, एमएड के बाद ऐसी कौन सी डिग्री करें कि हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव हो, उसमें पीएचडी करेंगे कितना खर्च आएगा, 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख आएगा। तो ऐसे हम लोग एक आकलन लगाते हैं, फिर देखते हैं किसका प्रभाव हम लोग के लाइफ में या हम लोग के स्टेटस में क्या पड़ेगा। तो देखते हैं कि स्टेट सामाजिक जो स्टेटस में प्रभाव पड़ रहा है वो सामाजिक रूप से पड़ता है ना, सोशल रूप से। तो यहीं पे कह रहा है ना सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट कि सामाजिक रूप से मैं विश्लेषण कर रहा हूं कि सामाजिक रूप से इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ये बताता है। अब इसका है अब प्रभाव की बात, मतलब कि यहाँ पर पूरा का पूरा देखा कि क्या हमारा सामाजिक रूप से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब प्रभाव की जब बात देखेंगे तो इफेक्ट में हमेशा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों रूपों में आता है, मतलब कि यह मात्रात्मक गुणात्मक दोनों रूपों में दिखाता है। किसमें दिखाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में हम इसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही केवल बनता है कि इन दोनों में मात्रात्मक और गुणात्मक कौन सा होता है। ठीक, इसमें यही चीजें देखी जाती हैं आपकी। इसमें एक फॉर्मूला भी आता है ना। हाँ सर, फॉर्मूला है दोनों। जी सर, जी सर, एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला है बताओ। सर पहले ये वाले में बता दें। हाँ, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, हाँ बताओ, उसमें हम ये देखते हैं कि नेट कॉस्ट बेनिफिट बराबर एनालिसिस इज इक्वल टू नेट बेनिफिट बराबर बेनिफिट माइनस कॉस्ट।
नहीं, कॉस्ट बेनिफिट इज इक्वल टू होगा ना CBA। सर वही नेट बेनिफिट, मैं तो यही लिखी हूँ, नेट बेनिफिट बराबर बेनिफिट माइनस कॉस्ट, और ये वाले में हम डिवाइड करते हैं CER। हाँ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन बटा इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। हाँ ठीक है, इतनी चीजें हैं आपके। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का फॉर्मूला आप क्या बता, जो बता रही बताइए उसको लिख दें। नेट बेनिफिट बराबर इक्वल बेनिफिट माइनस कॉस्ट। नेट बेनिफिट, नेट बराबर हाँ बेनिफिट बराबर बेनिफिट माइनस क्या होगा, कॉस्ट। क्या होगा, कॉस्ट नहीं नेट बेनिफिट कॉस्ट बराबर, नेट बेनिफिट माइनस कॉस्ट। सबसे पहले सही लिखे थे। सबसे पहले CBA होगा, जिसके बाद होगा नेट बेनिफिट बराबर, बेनिफिट माइनस कॉस्ट। हाँ बेनिफिट माइनस कॉस्ट। माइनस कॉस्ट। मतलब कि यहाँ पर बेनिफिट का मतलब क्या होगा, लाभ, और ये हो जाएगी लागत, और ये हो जाएगी कुल लाभ, माइनस लागत। ये हो जाएगा। अरे लाभ, लाभ बराबर आपने ना कुल लाभ, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है आपका, जो एग्जाम में एक ही बार पूछा है, क्योंकि इसके जो है मेन रूप से इसके स्टेप जरूर, ये जरूर पूछा जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा। और दूसरा पूछा था कि कॉस्ट बेनिफिट में नेट बेनिफिट जब कभी हमको निकालना होता है तो उसका हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले के रूप में दिया है। एग्जाम में फॉर्मूला नहीं देगा, एग्जाम में एक कोटेशन या सेंटेंस बना के देगा कि जब कभी कुल लागत तो हमें निकालना पड़ता है, तो कुल लागत को निकालने के लिए हम लागत को लाभ से, लागत को जो है लाभ से हम घटाते हैं, या लाभ जो है जब बढ़ता है तो क्या होता है, लाभ जब घटता है तो क्या होता है, प्रॉफिट किसमें होगा, तो बताएंगे कि जब कभी लागत की मात्रा अधिक, याद रखिए जब कभी लागत की मात्रा अधिक हो और बेनिफिट या लाभ की, लागत की मात्रा जो है अधिक हो, लगाने वाले पैसे की मात्रा अधिक हो और बेनिफिट कम हो, तब आपका क्या आएगा, तब आपका जो है नेट बेनिफिट कम हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से उठेगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि हम लोग का मैथ का एग्जाम है कि जो है ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसमें यही पूछेगा कि जब कभी जो है लाभ अधिक होगा तो कुल लागत कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। यदि क्वेश्चन पूछेगा यदि लागत अधिक हो और लाभ कम मिले, तब कुल लाभ, कुल नेट बेनिफिट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। इन सब चीजों को ऐसे क्वेश्चन बनाना है, मैथमेटिकल पोर्शन में हमको क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं हम आप सभी को? हेलो, समझ में आया सबको? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही आवाज। हेलो, आवाज आ रही आ रही है? हाँ, और लोग भी बोलो, और लोग भी बोलो। सोनाली नाम, सोनाली है ना, सोनाली शैली। सर। एक बार और बता दीजिए। हाँ देखो, जब कभी कहते हैं कि ये अगर ज्यादा, अगर ये प्लस में है तो आप समझ लो कि ये जो है आपका नेट बेनिफिट पॉजिटिव जाएगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव जाएगा। ये याद रखना है कि जब कभी बेनिफिट, लाभ ज्यादा होगा तो कुल लाभ आपका अधिक होगा, और यहाँ पर निगेटिव, यदि ये निगेटिव है तो यहाँ पर आपका निगेटिव जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखो। और याद रखना ये, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा। तो बदल क्या रहेगा, जब आपसे कहेगा कि यहां पर ये पॉजिटिव हो, जब कभी कॉस्ट पॉजिटिव होता है तो ये हमेशा निगेटिव होगा, और जब यहां पर ये निगेटिव होगा तब ये हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। ऐसे जाएगा ना? जी। क्लियर है? बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आएगा।
ये ग्राफ ऐसे ही बना लोगे तो समझ में आ जाएगा कि जब कभी जो है लागत अगर अधिक लग रही है और लाभ कम मिल रहा है तो कुल लाभ जो है हमेशा माइनस में या घटेगा। यदि लागत कम लग रही है, फायदा ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव वे में जाएगा आपका। समझ में आया? बताओ सविता जी और सभी लोग, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? चले आगे, बताइए। हेलो। जी सर। हाँ बोला करो। यस सर, आ ठीक रही है, आवाज आ रही। इतना चीजें हो गया। अब यहाँ पर इसकी कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का फॉर्मूला क्या बता रहे थे आप, बताओ। हाँ सर, इसका होगा कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इक्वल कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन रुकिएगा, कॉस्ट ऑफ ऑफ इंटरवेंशन इंटरवेंशन उसके बटे में कर दीजिए इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। ठीक, इफेक्ट ऑफ मतलब कि जब कभी इसमें जो है घटाते हैं टोटल मतलब बेनिफिट से कॉस्ट को, जबकि इसमें डिवाइडेशन करते हैं, भागित मतलब भाग देते हैं कि कॉस्ट जितना आपका आंतरिक रूप से जो भी फायदा हो रहा है उसको देखते हैं, फिर उसके प्रभाव को हम देखते हैं, इन दोनों को यहाँ पर देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो आता है सबसे ज्यादा इससे बनकर आता है, क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रभाव वाला थोड़ा सा कम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें जो है कुछ हायर इकोनॉमिक्स की जब बात करेंगे तो इसमें कुछ थ्योरीज आती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स रिटर्न और रिटर्न टू हायर एजुकेशन की उच्च शिक्षा में आर्थिक के स्तर पे आपको क्या चीज रिटर्न होता है। तो आपको यहाँ पर 3 थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, 2 थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 थ्योरी कौन कौन सी, एक पहली है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है और दूसरी है सिग्नलिंग थ्योरी है आपकी। 2 थ्योरीज है, तो उन दोनों थ्योरीज को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सर ह्यूमन कैपिटल में भी तो 4 आ जाएंगे ना? ह्यूमन कैपिटल में 4 आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस और सिंबॉलिक, फिर इकोनॉमिक, सोशल। हाँ सब आएगा, पहले ये तो पढ़े। यस सर। चलो, इसमें सबसे पहले इनके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि ह्यूमन कैपिटल होती क्या चीज है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल सबसे पहले हायर एजुकेशन देखेंगे कि हायर एजुकेशन में हमें कैसे रिटर्न मिलेगा। तो इसमें कहते हैं कि उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय लिए आते हैं शिक्षा की लागत में, ठीक है, कि शिक्षा में ऐसे हम क्या चीजें खर्च करें कि उच्च शिक्षा और आगे बढ़े, उससे और प्रॉफिट हो और लोग उससे जो है उसके लिए प्रभावित हो जाए और उसके लिए हमेशा तैयार रहें आगे उसमें व्यय करने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने थ्योरीज 2 बताई थी, एक था ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, ठीक, और पहली ह्यूमन कैपिटल थ्योरी थी। दूसरी आपकी कौन सी थी, दूसरी आपकी सिग्नलिंग थ्योरी। ठीक, सिग्नलिंग थ्योरी। ठीक, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी और सिग्नलिंग थ्योरी। ठीक है, इन दोनों थ्योरीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब इन दोनों थ्योरीज में होगा क्या, सबसे पहले ह्यूमन में क्या होगा, बताओ। जी सर, क्या पूछे? ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में हेलो, हाँ सर, ह्यूमन बताओ बताओ। कैपिटल।
बताओ इसमें भाई। तो वही जो चार उन्होंने बताया, अभी बताई, जो चार वही चीज मुझे दिखा रहा है, इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल, कल्चरल और सिंबॉलिक कैपिटल। जब ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की बात करेंगे तो इसका नाम सबसे पहले बोलेंगे मानव पूंजी सिद्धांत। हाँ मानव हाँ। पूंजी सिद्धांत, ठीक। जब मानव पूंजी सिद्धांत की बात करते हैं तो मानव पूंजी सिद्धांत में बोलता है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी रिफर्स टू द एग्रीगेट स्टॉक ऑफ कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज, सोशल एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, embodies in the ability to create instinct and measurable economic value। मतलब कि कहता है कि मानव पूंजी सिद्धांत जो होता है इसमें क्षमताओं को या दक्षताओं के कुल स्टॉक को संदर्भित करता है। कुल स्टॉक में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमताएं होती हैं। उसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है कि उनकी क्षमताओं को जब देखते हैं तो उसमें क्या आता है, नॉलेज को हम देखते हैं। फिर उसके अंदर नॉलेज कितनी है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट में कि उसका सामाजिक स्तर कैसा है, ठीक है, सोशल सोशल स्टेटस देखते हैं उसका। सोशल स्टेटस के बाद हम उसका पर्सनल स्टेटस भी, एट्रीब्यूट या पर्सनल स्टेटस भी देखते हैं। सर इसका एडुकेशन भी देखेंगे। क्या चीज? एडुकेशन भी देखेंगे ना सर इसका? बताया ना कि नॉलेज देखेंगे, सबसे पहले नॉलेज देखेंगे, फिर सोशल स्टेटस उसका देखेंगे, फिर पर्सनल स्टेटस उसका देखेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो टीवीज में या प्रचार जो आता है, एडवर्टाइजमेंट जो आता है, एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाता है कि सोशली रूप से कौन ज्यादा फेमस है, कौन ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो आप देखते होंगे कि एक्टर्स जो आते हैं, हीरो हीरोइन आते हैं, या क्रिकेटर्स आते हैं, या कोई बड़ा नाम ऐसा आता है जो है एडवर्टाइजमेंट करता है, तो उनमें क्या दिखाता है कि उनका सोशल स्टेटस कैसा है, उनका पर्सनल स्टेटस कैसा है। अब क्रिकेट के लिए तो नॉलेज क्रिकेट के वालों को पकड़ेंगे, अगर फिल्मी वालों तो उनको पकड़ेंगे, अगर एजुकेशन संबंधित है अपने प्रोफेसर्स को पकड़े जाते हैं। तो मतलब कि पकड़ने का इन द सेंस उनको लिया जाता है। तो इन चीजों को हम देखते हैं मानव पूंजी सिद्धांत। हम लोग की पूंजी सिद्धांत क्या है, मानव पूंजी सिद्धांत के अंतर्गत यही बताता है कि आपके अंदर नॉलेज क्या है, आपका सामाजिक स्तर कैसा है, आपका व्यक्तिगत स्तर कैसा है। कहीं पर आप जाते हो तो वहां पर बैठते हैं, बैठने उठने से आप लोगों को उसके तीनों चीजों के बारे में पता चल जाता है। किसी के साथ भी हम लोग बैठते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, तो हम लोगों को उनकी वैल्यू पता चल जाती है। इससे क्या होता है कि उनका आर्थिक मूल्य भी, मतलब इकोनॉमिकल वैल्यू भी पता चल जाती है। इकोनॉमिकल वैल्यू भी पता चल जाती है, ठीक है। क्या पता चलती, इकोनॉमिकल वैल्यूज भी पता चल जाती है हम लोग को। फिर इसमें कहता है कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरीज में और हम क्या देखते हैं, तो कहता है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी व्यू ह्यूमन एंड इंडिविजुअल एज इकोनॉमिक यूनिट एक्टिंग एज अ थ्योरी ऑन इकोनॉमिक। मतलब कुल मिला के इसमें ये आप समझ गए होंगे कि इसमें आर्थिक विकास दिखाता है। क्या दिखाता है कुल मिला के, इसमें आर्थिक विकास दिखाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोडक्टिविटी देखते हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे मानव पूंजी सिद्धांत क्या होती है। मानव पूंजी सिद्धांत में हम यही चीज देखते हैं कि हमें क्या, हमारी ये तीनों एबिलिटी कितनी है और कैसे हम इसको आगे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। सोनाली बताओ। जी सर अब सही इसमें है। 4 पॉइंट्स आप क्या बता रहे थे, बताओ। इसमें सबसे पहला पॉइंट, सर इनमें कुछ फैक्टर्स को जोड़ा गया है, कहते हैं डिटर्मिनेंट्स फैक्टर। फैक्टर इसमें कौन सा जोड़ा बताइए, फैक्टर्स 4 फैक्टर्स ये ये बता रहे है, थे, 4 फैक्टर्स में कौन है। हाँ ये एजुकेशन, हाँ हेल्थ सर्विस, हाँ, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, और गुड सर्विस। एजुकेशन, ये याद रखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन है, दूसरा आपका हेल्थ सर्विस है, हेल्थ सर्विस, टेक्नोलॉजी है,
फिर इसके बाद आपका तीसरा है टेक्नोलॉजी। गुड टेक्नोलॉजी। फिर टेक्नोलॉजी है। फिर नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। नंबर 4 पे गुड्स गुड सर्विस। सर्विस। गुड्स सर्विस है आप, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पर हम लोगों को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा होती है, प्रौद्योगिकी होता है, गुड सर्विस को माल सेवाएं जो होती हैं उसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये 4 चीजें होती हैं। वहीं पर सिग्नलिंग थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो सिग्नलिंग थ्योरी में क्या होता है, सिग्नलिंग थ्योरी में अब आप बताओ, सबसे पहले इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लो। सिग्नलिंग मींस क्या होता है? सिग्नलिंग मींस होता है संकेत। सिग्नल मिलना। हाँ संकेत, हाँ। किसी अब चीज को संकेत किस चीज का दिखा मिलता है? संकेत देना। किसी भी चीज का संकेत मिलना, सिंबल मिलना या सिग्नल मिलना। तो इसमें कहते हैं सिग्नलिंग थ्योरी की शुरुआत शुरू में माइकल स्पेंसर, नहीं, माइकल स्पेंसर द्वारा जो प्रक्षेपित ज्ञान के आधार पर विकास किया गया था। तो कुल मिला के माइकल स्पेंसर के द्वारा ही इसके बाद की पुष्टि होती कि इसमें इन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी। इसमें सिग्नलिंग थ्योरी में हम लोग को क्वेश्चन भी शायद आया था 2020 वाले में, आया था क्या कि 2020 वाले में क्वेश्चन आया था सिग्नलिंग थ्योरी में, जिसका आया था क्वेश्चन भी कराया था 2020 ना, में तो। ठीक। जी सर। हाँ, इसमें संकेतक सिद्धांत में क्या बताता है, कहता है कि सिग्नलिंग थ्योरी प्रेफर्स, ठीक है, प्रेफर्स एन अपोजिशनल आर्गुमेंट विच holds that education only refers inherent human capital। मतलब कह रहा है कि जो यह सिद्धांत है संकेतक वाला, इसमें यह तर्क देता है कि जो चीज आपके सामने रखती है, यह शिक्षा केवल अंतर्निहित मानव पूंजी को ही दर्शाती है। ये एक तर्क देता है कि केवल एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं, केवल उसी को जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें होती हैं जिसको हम नहीं देख पाते। सिग्नलिंग थ्योरी का मतलब होता है, क्वेश्चन आपका शायद हमें याद आ रहा है कि उसमें यह हुआ था कि अगर किसी भी बालक या किसी को भी अपना स्टेटस बढ़ाना है, एजुकेशन फील्ड में अपना स्टेटस बढ़ाना है, तो उसके लिए उसकी डिग्रीज होनी चाहिए। अब उसकी डिग्री क्या है, यहाँ पर उसके आपके जो जितने प्रमाण पत्र हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब किस चीज के लिए सिंबल कर रही हैं कि आप इन फ्यूचर लाइफ में बहुत अच्छा आपको अर्न होगा, बहुत अच्छा आपको इकोनॉमिक वेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। हेलो, आवाज आ रही है मेरे को? आपको आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, अब देखिए सिग्नलिंग थ्योरी हम समझाने जा रहे हैं, तो इसका मेन मोटिव क्या था, ये था, अगर आपको मैंने एक नाम बताया था स्पेंसर, ठीक है, स्पेंसर ने 1973 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में सिग्नलिंग थ्योरी का प्रयोग किया। सिग्नलिंग थ्योरी का जब प्रयोग किया तो इन्होंने किसके आधार एक मॉडल लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, एक मॉडल लेकर आए थे, ठीक है। ये मॉडल किसके आधार पर था, ये मॉडल था कि श्रम बाजार में, मतलब कि लेबर मार्केट, ठीक है, लेबर लिखेंगे, लेबर मार्केट टू मॉडल, ठीक है, क्या लिखेंगे, लेबर मार्केट टू मॉडल। ये याद रखना है कि यहाँ पे श्रम बाजार के लिए एक मॉडल तैयार किया गया। उस मॉडल में ये देखा गया कि किसी की अगर आमदनी बढ़ानी है तो आमदनी बढ़ाने के लिए उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला आपने ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में देखा कि भाई ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ये सब चीजें देखते हैं, लेकिन इसमें कहता है कि इसको और कैसे ग्रो करें। नॉलेज है, नॉलेज में ऐसी क्या चीज ग्रो करे कि उसकी लेबरिंग बढ़ जाए, लेबरिंग चार्ज बढ़ जाए। अब जैसे हम लोग में देखो, हम कोई बच्चा अगर बीए करके जाता है तो और पढ़ाने आता है तो उसको पेमेंट कम मिलती है, पीजी आपका एमए करके आता है तो उसको पेमेंट कम मिलती है, ठीक है। वहीं पर आपका एमए प्लस आपका बीए से तो कहीं पढ़ाया नहीं जाता पहली बात तो, ठीक है, तो यहाँ पर एमए प्लस बीएड जाते हो तब आपकी पेमेंट और बढ़ जाती है। जब इसी के साथ आप क्या करते हो, एमएड भी बढ़ जाता है तो पेमेंट आपकी जस्ट और ज्यादा होती। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आपकी क्या बढ़ती है, आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे आपका लेबर मार्केट में लेबर चार्ज बढ़ता जाता है।
देखते नहीं है। तो यही होता है सिग्नलिंग थ्योरी कुल मिला के, कि लेबर चार्ज को बढ़ाने के लिए जो भी चीजें हम करते हैं तो ये सिग्नल देता है कौन, ये पहला सिग्नल दिया, ये दूसरा सिग्नल दे रहा, ये तीसरा सिग्नल दे रहा। समझ में आई बात? बताओ, इसके आगे एक पीएचडी भी होता है। हाँ, यहाँ पे डिग्री वैल्यू करती है, जो डिग्री इंडिकेट करता है, संकेत देता है कि आपकी वैल्यू कितनी है। हाँ, वैल्यू कितनी है। अब यही 4 से आपकी जो जितना करता जाएगा वो उसकी वैल्यू जो है उतनी बढ़ती जाएगी ना। ये क्रम भी है। मान लो पीजी किया, पीजी से वैल्यू कम, बीएड है चलो बीटीसी में पढ़ा लोगे, एमएड है चलो बीएड में पढ़ा लोगे। अब एमएड के साथ साथ पीएचडी भी कर लिया तो इसका मतलब कि आप किसी भी कॉलेज में काफी और अच्छी आपकी पोजीशन हो जाएगी। तो ऐसे आपके क्या होता है, ये सिग्नल देता है और आपका लेबर चार्ज बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, जब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए या अच्छा करने के लिए श्रम बाजार का मॉडल किसने लाया, या श्रम बाजार का मॉडल किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आपको ह्यूमन कैपिटल भी मिलेगा और सिग्नलिंग भी मिलेगा। तो सब लोग ह्यूमन कैपिटल पर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि लेबर मार्केट पूछे ना, श्रम बाजार पूछेगा। तो जब कभी श्रम बाजार पूछा जाएगा तो सभी के मन में आएगा ह्यूमन मतलब मानव, मानव पूंजी की बात करें तो मानव पूंजी हमेशा लेबर मार्केट में जाएगी। ये सबकी ऐसी थॉट होगी। लेकिन जब आप पढ़ के जा रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि सिग्नलिंग थ्योरी में लेबर मार्केट आपका आएगा। पॉइंट क्लियर है सबको? जी सर। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा, एक क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन लिखते जाइए जो जो बोलते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि मानव पूंजी सिद्धांत के विरोध में कौन सा सिद्धांत आया, तो आप बताओगे सिग्नलिंग थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मानव पूंजी सिद्धांत के विरोध में कौन सा मॉडल आया, तो मॉडल ये बताओगे आप। ठीक है, ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि ये 2 पॉइंट में भी बन सकता है आपका। लिख लिया? सेकंड वाला रिपीट कीजिए। हाँ, पहला लिखोगे सर एक पहला वाला लिख लिया, सेकंड वाला ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के विरोध में या इसके अपोजिट सिग्नलिंग थ्योरी है। फिर लिखेंगे ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के अपोजिट में कौन सा मॉडल बना, कौन सा मॉडल बना, तो मॉडल आपका ये बना है। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से हम लोगों को मिलते हैं यहां पर। क्लियर हुआ? बताओ। अब मुझे लगता है कंपेयर करके आपको ये चीजें डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे कि दोनों में क्या होता है। ठीक है, दोनों का क्लियर है? बताओ। अब इसको जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है, इसका डेवलपमेंट जो किए थे उनका नाम तो नहीं बोल पा रहे, स्पेलिंग बोलते हैं। देखिए, SCHULT सचमैन है ये, तो सचमैन है। हाँ, क्या पढ़ेंगे इसको? सचमैन है ये, तो मैन भी साथ में आएगा ना। SCHULTZ। हाँ। मैंने इतना ही लिखा है। हाँ, सचमैन है आपका, सचमैन नाम है यहाँ पर ना। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। तो यहाँ पर इतनी चीजें समझ में आती है हम लोगों को। तो इन दोनों के कंसेप्ट को हम समझ गए कि एग्जाम में कैसे आएगा। फिर इसमें आता है एजुकेशनल फाइनेंस एंड बजट्स आता है। तो फाइनेंस एंड बजट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो शैक्षणिक संस्थाओं में हम लोग करते हैं कि कितना इन्वेस्ट करेंगे, किस बजट में कितना स्टाफ, हम अपने फाइनेंशियल बजट को देखते हुए कॉलेजेस स्टाफ को बनाते हैं, यहाँ पे प्लान करते हैं कि कैसे हम लोग इन चीजों को कैसे करेंगे। तो कुल मिला के एजुकेशनल फाइनेंस एंड बजट की अगर जब कभी हम बात करेंगे तो वो आपका कहाँ पर आएगा, तो वो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आएगा आपका। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे कि कितना हम खर्चा करें, कितना उसका हमें लाभ मिलेगा। ठीक, तो वहां पर एक जो प्लान बनाते हैं वही प्लान के बारे में ही हम लोगों से बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इस बात को?
जी सर, उसी में सर माइक्रो और मैक्रो वाला फाइनेंस आएगा ना हाँ, माइक्रो एंड एडुकेशन में। माइक्रो भी है ना आपका, मैक्रो और माइक्रो भी है उसमें। मैक्रो माइक्रो बताएंगे ना, मैक्रो माइक्रो में दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ। अगर माइक्रो एंड माइक्रो बोल दिया है तो चलो बात कर लेते हैं, मैक्रो एंड। माइक्रो एंड मैक्रो, हाँ एक का मतलब है लघु, एक का मतलब है सूक्ष्म। जी जी, आप बोले मैक्रो का मतलब क्या हो जाएगा सबसे पहले हिंदी में। लघु 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 या छोटा, लघु या सूक्ष्म होगा सर, सूक्ष्म या लघु। अरे दोनों वर्ड नहीं होता है, आप गलत बोल एक रहे ही हो, कैसे हो सकता गलत है? हो गया। देखो माइक्रो, सोनाली ने दोनों को अलग अलग, दोनों अलग अलग होते हैं, माइक्रो का दोनों को मतलब एक ही लघु नाम है। दिया है। मैक्रो का मतलब हाँ, होता है स्थूल ठीक है सर, हिंदी लघु में। और माइक्रो का मतलब, हाँ, इसका ठीक है, मतलब लघु या स्थूल होगा, उसका सूक्ष्म होगा। हाँ इसका सूक्ष्म होता है। हाँ, ओके ओके, ठीक, हाँ ये वो दोनों तो होता है। अब इसमें दोनों में जानेंगे कि दोनों को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कहता है कि जब कभी शैक्षिक, इन दोनों को शैक्षिक वित्त के विभिन्न स्रोतों के रूप में देखते हैं। कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो धन कमाया जाता है, जो वित्त की प्राप्ति होती है, वह मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है मुख्य रूप से, बताओ कौन कौन सी होती है। एक सरकार के द्वारा दिया जाता है जो फंड होता है, दूसरा छात्रों के फीस के रूप में जो छात्रों से धनराशि प्राप्त होती है, और तीसरा अन्य होता है। ठीक, अन्य में ढेर सारे आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा और स्टूडेंट फीस के द्वारा हम लोग को मिलता है, और अन्य से आता है। अब अन्य स्रोतों में क्या आता है, तो कहता है कि अन्य मतलब अदर रिसोर्सेज में क्या आता है। तो कुल मिला के कहेंगे ये 3 रिसोर्स होते हैं इनके। ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम में 3 रिसोर्स, एक गवर्नमेंट होता है, एक फी स्टूडेंट फीस होती है जो आता है, और अदर रिसोर्सेज में आपका क्या आता है, इसमें जैसे उद्योग जगत द्वारा दी गई धनराशि, जिसमें कहते हैं नहीं डोनेशन दिया जाता है, किसी ने दान कर दिया। ठीक है, किसी ने फंड किया, हाँ दान किसी ने किया फंड दिया, तो आप देखते होंगे, जैसे आप देखते होंगे जहां पर अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, तो ट्रस्ट के वहां द्वारा पे दिए कुछ लोग जाकर जाते हैं, जहां पे ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए कुछ जाकर, गए। जिन जो धन से संपन्न होते हैं वो लोग कुछ जाके कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो ऐसा हम लोगों को भी करना चाहिए, छोटे छोटे मौकों पर ना, छोटे छोटे रूप में करना जी, चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया, लेकिन इसमें अब बात आती है कि ये जो जो माइक्रो मैक्रो होते हैं, ये सूक्ष्म स्तर पर होता है, ये थोड़ा लघु स्तर पर होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है। अब इन सभी जो उपरोक्त बताया है, इसमें जो है स्रोतों की धनराशि का, अब जो स्रोत, अब बात आता है माइंड में कि ये जो 3 प्रकार से हम लोग को जो बजट मिल, शिक्षा के क्षेत्र में जो 3 प्रकार से हम लोग को पैसा मिलता है, उसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कुल धनराशि का मतलब, जो याद रखिएगा, ये लाइन लिख लीजिएगा, चाहे लिखिएगा अदर रिसोर्स से, अदर, ठीक है, अदर रिसोर्स से जितना पैसा आता है, मतलब कुल धन का टोटल, टोटल बजट का जो है कुल राशि का 10% हम लोग यूज करते हैं। कितने परसेंट, 10% जो है एजुकेशन पर यूज किया जाता है। ठीक है, कितने परसेंट की यूज करते हैं, 10% हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। याद रखिए क्वेश्चन यही बनेगा कि तीसरे में कि अदर रिसोर्सेज में से कितने परसेंट यूज की जाती है, तो ये आपका 10% हो जाता है। हेलो, हेलो, जी सर। ठीक है, तो यहां पर जी ये सर। आपका क्लियर हुआ आपका, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ सब ये लोग। क्या मतलब, इसका समझ नहीं आया कि क्या है हाँ, ये, मतलब इसमें अदर इन्होंने बताया रिसोर्सेज का। कि अदर रिसोर्सेज जितना भी गवर्नमेंट के पास या किसी के द्वारा भी किसी को मिलता है, तो वो पूरा का पूरा एजुकेशन, कहते हैं कि अदर रिसोर्स में ये पूरा का पूरा नहीं खर्च करते हैं। कुछ गवर्नमेंट भाई टैक्स देते हैं, तो टैक्स में भी कुछ ना कुछ चीजें कट जाती हैं, अगर उसमें भी। ठीक है, तो अगर अदर रिसोर्सेज में देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, अगर शिक्षा के क्षेत्र का बनाना चाहे तो बनाकर हम एक ग्राफ बता रहे हैं, उस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एजुकेशन को कितना पैसा कहां से मिलेगा। ठीक है, पूरा बता देते हैं, चलो एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ से बनाते हैं हम लोग।
ये ग्राफ बन जाए तो बढ़िया है। चलो बना लेते हैं। सबसे पहले भारत में शिक्षा वित्त या शिक्षा, भारत में, ठीक है, शिक्षा वित्त, वित्त को क्या बोलते हैं हम लोग? किस चीज को? शिक्षा के क्षेत्र में धन, ठीक है, धनराशि, शिक्षा के क्षेत्र में धनराशि के स्रोत, इकोनॉमिकल रिसोर्स, धन के स्रोत, ठीक। रिसोर्स देखेंगे तो रिसोर्स ये देखो कैसे बनता है। सबसे पहले इकोनॉमिक रिसोर्स की बात करेंगे। एजुकेशनल इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक। ये देखेंगे यहाँ पर इसका ग्राफ बनेगा तब समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले रिसोर्स में हम टू टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। चलो दोनों को बना लो। ये आपका एक्सटर्नल होगा। सर इंटरनल को डोमेस्टिक भी बोल सकते हैं क्या? सर, इंटरनल को डोमेस्टिक भी बोल सकते हैं। हाँ, डोमेस्टिक बोलते हैं, इंटरनल को डोमेस्टिक ही बोलते हैं, आंतरिक जिसको बोलते हैं ना, या घरेलू, घरेलू, घरेलू। दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक एक्सटर्नल होता है और दूसरा होता है डोमेस्टिक या इंटरनल होता है। अब इसमें आते क्या है, इसमें सबसे पहले क्या क्या आता है देख लो। ये ऐसे ही बनता है, इकोनॉमिकल बजट जब बनाते हैं तो सबसे पहले आता है कि इसमें एड्स, मतलब कि सहायता। सबसे पहले एड्स आता है जिसको सहायता बोलते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। फिर दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरे पॉइंट में आपका आता है लोन। क्या आता है? लोन, जिसको बोलते हैं ऋण। देखते नहीं है, एजुकेशनल लोन लिया जाता है, अनेक प्रकार की चीजें ली जाती है ना। और तीसरे में आपका आता है कि अदर्स। क्या आता है तीसरे में आपका? अदर्स, अन्य, इसको बोलते हैं अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब कभी एजुकेशनल रिसोर्स क्या होता है, बाह्य स्रोत, तो आप देखते हैं कि बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो किसी न किसी सहायता लेती हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, या तो वो लोन लेते हैं या कोई अन्य स्रोत देखते हैं। यहाँ पर जब डोमेस्टिक में आते हैं तो डोमेस्टिक में क्या करते हैं, डोमेस्टिक वाला देख लो। डोमेस्टिक वाले में सबसे दो तरीके से होता है ये। एक होता है निजी, निजी को क्या बोलते हैं लोग? प्राइवेट। प्राइवेट। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है पब्लिक, जिसका लोग होता है पब्लिक, ठीक। पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। ये दो चीजें हम लोग को क्लियर है। अब यहाँ पे ये देखना है कि प्राइवेट में कितनी चीजें डिवाइडेशन होती हैं। चलो प्राइवेट वाला ही इंपॉर्टेंट है आपका, देख लो प्राइवेट से कितनी चीजें मिलती है। प्राइवेट वाले में सबसे पहले आता है, जैसे आपने बोला क्या, एक चलो इंडोरमेंट, दान। दान को ये बोलते हैं दान, ठीक। दान को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोमेंट, ठीक। इंडोमेंट या डोनेशन बोलते हैं हम लोग, पहला। फिर दूसरा है आपका फीस, फीस आती है, दूसरा फीस आया। फिर तीसरे पॉइंट पे आपकी प्रतिपालन, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस, रख रखाव, मेंटेनेंस, गिफ्ट, रख रखाव, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आता है आपका, ठीक। फिर इसके नेक्स्ट इसमें और क्या आता है, इसमें आपने बोला कि गिफ्ट, तो इसमें उपहार भी मिलते हैं। उपहार का मतलब गिफ्ट। अब गिफ्ट में कैसे, जैसे कोई संस्था है, वहां पर किसी ने वाटर कूलर लगवा दिया, किसी ने एसी लगवा दिया, किसी ने लाइट लगवा दिया, ये चीजें आती हैं। और उसमें आता है अदर्स,
ठीक, अदर्स आता है इसमें, ये आ गया। अब लेकिन इसके बाद क्या आता है, इस सबसे बड़ा पोर्शन ये हो, छोटा पोर्शन नहीं, सबसे बड़ा पोर्शन ये होता है लोक। लोक में क्या क्या होता है, जिसमें लोक इन द सेंस पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है, सबसे पहले दो चीजें होती हैं। आज जब कभी आप आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं गवर्नमेंट है या एडेड है। एडेड का सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो एक होता है गवर्नमेंट, यस सर, एक क्वासी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं सरकारी। दूसरा होता है अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी होता है दूसरा, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, अर्ध सरकारी होता है, ठीक। दूसरा कौन सा होता है, अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी गवर्नमेंट। सेमी, ठीक, सेमी गवर्नमेंट होता है। अब गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन से आते हैं बताओ। सरकारी गवर्नमेंट में आपका सरकार, अगर सरकार की तरफ देखेंगे, सरकार आपके दो तरीके होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे होता है, दूसरा स्टेट लेवल पे होता है। क्या होता है, सेंट्रल और दूसरा स्टेट। स्टेट। ठीक है, एक राज्य स्तर पर होता है और एक केंद्र स्तर पर होता है। लेकिन वहीं पर सेमी गवर्नमेंट को अगर हम देखेंगे, सेमी गवर्नमेंट के कितने डिवाइडेशन पार्ट होते हैं बताओ। सर 3, तीन पार्ट डिस्ट्रिक्ट, होते हैं, तीन पार्ट होते म्युनिसिपैलिटीज हैं। एंड पंचायत। सबसे पहला होता है आपका वो डिस्ट्रिक्ट, जिसको बोलते हैं जिला। जिला। म्युनिसिपैलिटी है सर, नगर निगम ना सर। डिस्ट्रिक्ट होता है। फिर इसके बाद आता है नगर पालिका। क्या होती है, जी सर, नगर पालिका है, उसके बाद पंचायत। नगर पालिका, जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपालिटी ना। जी सर, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक, म्यूनिसिपालिटी। म्यूनिसिपालिटी के बाद क्या आता है, फिर इसके पंचायत। तीसरा जो होता है, तीसरे को हम बोलते हैं पंचायत। ठीक, जी सर। पंचायतें। ठीक, पंचायतों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज। लिख लीजिएगा। ठीक है, ये होता है इतना। तो यहां से ऐसे जाके तब जाके खर्च पूरा का पूरा वहन होता है, किस तरीके से क्या करना है यहाँ पर आपका। क्लियर है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्राफ होता है कि एजुकेशनल इकोनॉमिक रिसोर्स, कि कहाँ कहाँ से एक शिक्षा के क्षेत्र में पैसा आता है। सबसे पहले सहायता के रूप में आता है, दूसरा ऋण के रूप में आता है, तीसरा अदर्स रिसोर्सेज होता है। फिर डोमेस्टिक में अगर देखेंगे, घरेलू में, तो आपको प्राइवेट होता है, दूसरा पब्लिक होता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब पब्लिक को प्राइवेट कर रही, जो कि बहुत गलत है। क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो है पब्लिक को प्राइवेट कर रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए गलत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसी को किसी प्रकार का फायदा नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे पब्लिक को प्राइवेट कर दिया तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, यहाँ से ये सब चीजें प्रॉब्लम होगी, दूसरों पर निर्भर बनना पड़े। जबकि गवर्नमेंट या पब्लिक वाला जो होगा, पब्लिक वाले में आपकी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट दोनों आएंगी, जिसमें आपकी सेंट्रल स्टेट आती है। फिर इसमें अगर ये आप प्राइवेट कर दोगे तो सेंट्रल स्टेट की पावर जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग भी जागरूक रहो कि जब कभी कोई प्राइवेट किया जाए तो प्राइवेट चीजों में बहुत सी चीजें खत्म हो जाती है, अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है ना प्राइवेटाइजेशन करने पर। इसलिए पब्लिक ही रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। तो इन सब तरीकों से हम लोग को रिसोर्सेज मिलते हैं पढ़ाई लिखाई के। गांव क्षेत्र है तो गांव क्षेत्र में आपको जो पंचायतें जो है उनकी शिक्षा की देख रेख उनके बारे में कुछ करती है। फिर उससे ऊपर नगर पालिका आती है, फिर उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आपका स्टेट आता है, स्टेट के बाद आपका सेंट्रल आता है। अगर इसका क्रम भी बनाना चाहो तो क्रम भी बना सकते हैं, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, म्यूनिसिपैलिटी और आर्बिट्रेज, इतनी चीजें। तो क्लियर हुआ सबको, बताओ यहाँ तक। जी सर। ठीक, तो यहाँ पर इतना है। सेक्शन सी आपका, सी खत्म होता है। अब सेक्शन डी की तरफ हम लोग चलेंगे। सेक्शन डी आपका शाम को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन है कि पर्सपेक्टिव इसके पढ़ेंगे इसमें। ठीक
ठीक है। कुल मिला के राजनीति और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, उसके दृष्टिकोण, जिसमें जो है एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में बिहेवियरिज्म आता है, थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक एनालिसिस आता है, रेशनल चॉइस, ये जो आपका बिहेवियरिज्म, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस और रेशनल चॉइस, यही 3 से क्वेश्चन आते हैं ना। एक रेशनल चॉइस से क्वेश्चन आता है और एक आता है थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस से आता है और बिहेवियरिज्म से आता है। अगर हिंदी में कहें तो व्यवहारवाद से क्वेश्चन आता है, एक प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत से आता है, एक आता है तर्क विकल्प का सिद्धांत, और तर्क विकल्प के सिद्धांत से ही क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहारवाद से तो यूनिट 3 से बनता है और ये प्रणाली विश्लेषण यूनिट 8 से बन जाता है आपका। तो इसलिए बचा कौन? तर्क विकल्प विश्लेषण, जिसको रेशनल चॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल चॉइस वाला जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है हम लोगों को। तो हम लोग कल की शाम को इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर। चलिए, ठीक है। और किसी को कोई परेशान नहीं होना है कि 1 महीना बचा, 1 महीने में कैसे तैयारी करेंगे। तैयारी हो जाएगी, बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है। हम लोग को केवल रिकॉल करना है ना। याद रखो कि हमें रिकॉल करना है, हम लोग को ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, परेशान नहीं ना। हाँ, परेशान ये होना है कि आपको क्वेश्चन पेपर उठाना है, क्वेश्चन पेपर बैठ के लगाना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर डिस्कस कर लेना है। लेकिन उसके साथ हम क्वेश्चन भी पूरे के पूरे कराएंगे ना, बहुत जल्दी लगाने वाले हैं सीरीज। क्लियर है? चलो ठीक, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, सभी थैंक यू को सर। हैव अ गुड डे। चलिए, जय हिंद सभी को। शाम को मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में 9 बजे वाली में। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ दिनों सभी।